गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का यूनिट 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। काफ़ी टॉपिक्स हो गए थे, ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करके बहुत सारी सर्किट्स के बारे में पढ़ा, बहुत सारी कंटेंट इसमें कवर हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता कैसे है, या ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मैसेज को ट्रांसमिट कैसे करता है। ये स्टार्ट किया था हाउ फाइबर्स वर्क, ऑप्टिकल फाइबर वर्क कैसे करता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है कि ऑप्टिकल फाइबर किस तरह से काम करता है। तो जनरल प्रिंसिपल जो होता है ऑप्टिकल फाइबर का, ये स्नेल्स लॉ से आया था। सो द क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कम फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो होगा वो लेयर चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले हम लोगों ने भी पढ़ा था कि ऑप्टिकल फाइबर में जो लेयर्स होते हैं वेवगाइड्स के बारे में, वो कोर होता है, क्लैडिंग होता है, बफर हो गया, उसके ऊपर से जैकेट लगाया हुआ होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू, इफ वी कंपेयर टू क्लैडिंग, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग विद रिस्पेक्ट टू कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ज़्यादा होगा क्लैडिंग से। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा ये पढ़ना है हमें। पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन नाम से ही क्लियर है। रिफ्लेक्शन मतलब अगर कोई एक मिरर है, उस पर कोई रेज आ रही है, अगर वो उस मिरर से हो करके उसी सेम मीडियम में वापस चली जाए तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन a wave changes direction at a boundary between two materials। दो मटेरियल्स हैं, अगर सेम मीडियम में रेज वापस चली जा रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होगा, अगर कोई लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा n1 है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारा पहले मीडियम का n1 हो गया, दूसरे मीडियम का n2 हो गया, तो n1 से n2 में अगर रेज आ रही है तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। n1 से रेज आकर के n1 में वापस चली जा रही है तो ये होगा रिफ्लेक्शन। सो वी कैन से रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन a wave changes direction at a boundary between two materials। Refraction occurs when a wave changes direction as it changes speed when passing from one material to another material। Law of reflection of light। रिफ्लेक्शन के जो नियम क्या हैं, तो रिफ्लेक्शन में बेसिकली होता क्या है, नाम से क्लियर है, लाइट रेज सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है। उसी मीडियम से, अगर मीडियम जो भी है सेम मीडियम में अगर लाइट वापस चली जा रही है तो इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन सेम प्लेन। रिफ्लेक्शन में पहला रूल ये कहता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे, ये जो रेज आपको दिख रही है ये इंसिडेंस रे है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, ये पार्ट नॉर्मल, ये तीनों क्या होगा, सेम प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में तीनों है। दूसरा नियम ये है कि ये नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होगा, सपोज करो ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, तो θ1 इज ऑलवेज इक्वल टू θ2। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल
एक ही पॉइंट पर होंगे। दूसरा इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। यहाँ दोनों को बाइफरकेट करके दिखाया हुआ है। पहले हम लोग बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। If the parallel incident rays are reflected in such a way that all the reflected rays are also parallel to each other, such reflection is known as regular reflection. इसमें इस पॉइंट से क्लियर है। इसमें अगर इस लाइन को आप ध्यान से देखें, if the parallel incident rays are reflected in such a way that all the reflected rays are also parallel to each other, such reflection is known as regular reflection. यहाँ से जितनी इंसिडेंट रेज आ रही है और जितनी रिफ्लेक्टेड रेज हैं अगर सारी पैरेलल में हो तो इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। यहाँ देखो इंसिडेंट रेज जितनी भी है सभी पैरेलल में है, और इसी तरह रिफ्लेक्टेड रेज देखो सारी पैरेलल में है। इसका मतलब इसे हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट occurs only if the rays are falling on highly smooth polished surface like plane mirror। इस तरह की कंडीशन तभी होगी जब प्लेन मिरर या हाईली पॉलिश्ड सरफेस का यूज किया जाएगा। सो फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन वी नीड पॉलिश्ड प्लेन मिरर और हाईली स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन इसमें ये होगा कि हमारी जो इंसिडेंट रेज है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है, दोनों पैरेलल ना हो, एक दूसरे के जिगजैग मोशन में हो, तो इसे हम कहेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। If the parallel rays fall on an irregular surface, then the reflected rays scatter in all directions. Such reflection is called irregular reflection. It occurs if the rays are falling on a rough surface. This type of reflection enables us to see the object around us. ये हो गया हमारा irregular reflection। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल में नहीं होते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज तो श्योर है पैरेलल में नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल में हो गया तो उसे रेगुलर कहोगे, पैरेलल में नहीं है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो इफ द पैरेलल रेज फॉल्स ऑन अ इरेगुलर सरफेस देन द रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा है अगर जो हमारे इरेगुलर रेज हैं वो पैरेलल में नहीं है। इफ द पैरेलल रेज फॉल्स ऑन एन इरेगुलर सरफेस देन द रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर देखो सरफेस के रिस्पेक्ट में बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने प्लेन मिरर या हाईली पॉलिश्ड सरफेस यूज किया था जिससे रेगुलर था। अगर हमारा जो सरफेस है वो इरेगुलर है और बिल्कुल प्लेन में नहीं है, इस तरह की कंडीशन में कभी जो रेज हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज वो पैरेलल नहीं हो पाएंगे और इसी को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसा तब होता है जब कोई रफ सरफेस यूज किया जाए, पैरेलल सरफेस ना हो, प्लेन सरफेस ना हो। इसीलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शंस के नीचे लास्ट पॉइंट में ये दिया है, it occurs if the rays are falling on a rough surface. This type of reflection enables to see the object around us. ये था रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन की अगर बात करें, when light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट के केस में अगर बात करें, अगर किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस पे अगर कोई लाइट रेज इमिट कराई जाए, दी जाए, उस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द लाइट का जो पार्ट होगा वो सेम मीडियम में वापस आ जाता है, उसी मीडियम में बैक होकर के वापस आ जाएगा। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं
reflection of light, or this process is called reflection of light. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लास्ट स्लाइड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहाँ 2 पॉइंट हमारे सामने आया था। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल सरफेस है वो तीनों एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। दूसरा, इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी उसी सब पॉइंट्स को डिस्कस किया है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the mirror at the point of incident all lie in same plane। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, सेम वही दोनों पॉइंट दिया है। इसमें देखो, अगर इस डायग्राम में ध्यान से आप देखो तो इस डायग्राम में ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच का सपोज करो एंगल है θ1, ये हो गया θ2। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज θ1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज θ2। सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेज, फर्स्ट पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स θ1 इक्वल टू θ2। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा, θ1 इज इक्वल टू θ2। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू अ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन सेम प्लेन। देखो यहाँ पर डायग्राम, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, सभी के सभी एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है। इस डायग्राम को यहाँ से भी देख सकते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एक एंगल है θ1, अगर ले लो एंगल है θ2, दोनों को इक्वल होगा, इट मीन्स बोथ आर इक्वल टू θ। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सभी के सभी एक ही सेम प्लेन में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन क्या होगा? When a light ray enters the second material, it changes direction, it is called refracted. The transmitted ray has different direction than the incident ray। देखो, कोई भी लाइट रेज अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, और इसे हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। जैसे इस पॉइंट को यहाँ से देख लो, एक इंसिडेंट रे है, जब ये दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है उस समय इसका एंगल कुछ और है। यहाँ सपोज करो एंगल θ1 था, जब ये दूसरे मीडियम में गया एंगल θ2 हो गया। और अगर सेम मीडियम में वापस जा रही है तो एंगल क्या होगा, θ1 ही होगा। तो रिफ्लेक्शन का ये रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट θ1 इज इक्वल टू θ2। इसका मतलब रिफ्लेक्शन में दोनों एंगल बराबर होते हैं, दोनों एंगल हमारे बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे मीडियम में जा रही है तो एंगल चेंज हो जाएगा और इसे कहोगे रिफ्रैक्शन। यही था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। This property is in reflection, and in reflection angle of incident is not equal to angle of refracted waves. So when a light ray enters the second material, it changes direction, it is called refraction। कोई भी लाइट रे अगर दूसरे मटेरियल में एंटर कर रही है तो वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, इसे कहोगे रिफ्रैक्शन। द ट्रांसमिटेड रे हैज़ अ डिफरेंट डायरेक्शन देन द इंसिडेंट रे। जो हमारी ट्रांसमिटेड रेज होती है इंसिडेंट रे से डिफरेंट डायरेक्शन में यहाँ पर चली जाती है। अब बात करते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट at
the boundary of two media when the ray is in the medium with greater refractive index. The total internal reflection to occurs, the following conditions must be satisfied. The light ray must travel from an optically denser medium towards an optically less dense medium. The angle of incidence must be greater than critical angle. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे थे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पीछे मैं जा रहा हूँ थोड़ा बैक, एक और यहाँ पर स्लाइड्स ले रखा है मैंने। यहाँ हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले स्नेल्स लॉ के को डिस्कस करेंगे। स्नेल्स लॉ ये हमें ये बताता है कि n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। अगर हमारा कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल है अगर थीटा 1, ये एंगल है अगर थीटा 2, ये है थीटा 2, ये है मीडियम n1, ये है n2। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin थीटा 1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड sin थीटा 1 इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ का एंगल n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2, ये होता है। इसी को फॉलो करते हुए हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा ये एंगल है हमारा थीटा 1, ये है थीटा 2, यहाँ पे मीडियम है n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे है n1। तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। यहाँ आप लोग ये देखो, अगर जैसे जैसे हम इंसिडेंट रेज की एंगल थीटा 1 को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इसे चेंज करेंगे ये भी एंगल चेंज होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि जो सेकंड मीडियम का एंगल है थीटा 2, इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो थीटा 1 की जिस वैल्यू पे थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल। तो हमारे दो मीडियम हैं, एक मीडियम से लाइट रेज दूसरे मीडियम में जा रही है। अगर पहले मीडियम के एंगल को इंसिडेंट रेज के एंगल को हम लोग चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी चेंज होगा। जैसे जैसे हम थीटा 1 को चेंज करेंगे वैसे वैसे थीटा 2 की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और थीटा 1 की जिस वैल्यू पर थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी उसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। So, total internal reflection at angles of incident theta 1 is greater than theta c, the light is totally reflected back into the incidence higher refractive index medium. This is known as total internal reflection. देखो बहुत दो तीन पॉइंट्स में बहुत ध्यान देना है। हमारा पहला मीडियम है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1,
दूसरा मीडियम है पहला मीडियम है ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। दूसरा मीडियम है एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। जब n1 से कोई रेज मीडियम को क्रॉस करते हुए दूसरे मीडियम में जाती है, उस समय अगर यहाँ का एंगल θ1 है, दूसरे मीडियम का θ2 है, तो स्नेल्स लॉ ये कहता है n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। जैसे जैसे n1 को चेंज करोगे वैसे वैसे n1 के एंगल को θ1 को चेंज करेंगे, वैसे वैसे θ2 n2 का भी एंगल चेंज होगा। θ1 को चेंज करते हुए जब θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो θ1 की जिस वैल्यू पे θ2 90 डिग्री हुआ उसे कहोगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के बाद अगर एंगल को बढ़ाया जाएगा तो रेज कभी रिफ्रैक्ट ना होकर हमेशा रिफ्लेक्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट मीन्स क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर हम लोग एंगल रखेंगे तो रेज ऑलवेज विल बी रिफ्लेक्टेड। So this point say at angle of incidence θ1 is greater than θc। Angle of incidence पहले θ1 था, जब θ2 90 डिग्री हुआ उसी θ1 को हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल कहा। अगर θ1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो रेज हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। इसे ही हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब सब पूरी की पूरी रेज रिफ्लेक्ट हो गई है। At angles of incidence θ1 is greater than θc, the light is totally reflected back into the incidence higher refractive index medium. This is known as total internal reflection. Recently, that Snell's law says that when light moves from material with a higher index of refraction to a material with a lower index of refraction, it is sent away from the normal. If we increase the angle of incoming light to a certain point, we find that there is certain angle of incoming light that causes the outgoing light to be exactly 90 degree. This is important because this is the point where no light actually enters medium. Critical angle theta is the angle of incident that causes the light of reflection equal to 90। ये बताया तुम लोगों को कि जैसे ही क्रिटिकल एंगल की कंडीशन आएगी θ1 की वह वैल्यू जिस पर, ये सपोज करो θ1 है, इसकी वह वैल्यू जिस पर θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, इसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। Total internal reflection is when the angle of refraction is 90 or greater. The total light reflected back into the original material and no light enters the new material. यहाँ बताया कि जैसे ही हमारी θ1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी क्रिटिकल एंगल से, उसके बाद कोई भी लाइट रे हमारी मटेरियल के से बाहर नहीं, सेम मीडियम में ही वापस आ जाएगी। So according to Snell's law, n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2 in case of total internal reflection, θ1 is equal to θc and θ2 is equal to 90 degree. So sin 90, value of sin 90 is equal to 1. Snell's law हमारा ये कहता है n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2। अब क्रिटिकल एंगल अगर ये हो जाए θ1 θc तब होगा जब θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। जैसे ही θ2 90 डिग्री होगा θ1 को हम θc लिख देते हैं और θ2 90 होने का मतलब हो गया sin 90। वैल्यू ऑफ sin 90 इज इक्वल टू 1।
So in case of total internal reflection, n1 sin theta c is equal to n2, so sin theta c is equal to n2 by n1 and theta c is equal to sin इनवर्स n2 by n1. ये होता है क्रिटिकल एंगल. सो रिफ्लेक्शन यहाँ दिखा है, इंसिडेंट रेज है, कुछ पार्ट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ का रिफ्लेक्शन हो रहा है. क्रिटिकल एंगल के केस में रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, सारी प्लेन पे जाएगी, थीटा सी से बढ़ा दोगे तो वापस रिफ्लेक्ट आएगी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ा दिया एंगल को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगा. इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट रेज मूव करती है. तो अगर हम फिर से यहाँ से इस पॉइंट को डिस्कस करें, सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन स्नेल्स लॉ. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. If there are two medium and median refractive index of medium 1 is n1, refractive index of medium 2 is n2, angle of incidence of medium 1 is theta 1, angle of refraction is equal to theta 2. So according to Snell's law, n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जैसे जैसे यहाँ बताए, जैसे जैसे हम थीटा 1 की वैल्यू को चेंज करेंगे, थीटा 2 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे थीटा 1 को बढ़ाएंगे, थीटा 2 की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. एक समय ऐसा आएगा कि थीटा 1 की वैल्यू बढ़ाने पे थीटा 2 की वैल्यू बढ़ते हुए 90 डिग्री हो जाएगी. जैसे ही हमारी थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री होती है, उस समय थीटा 1 की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1 at that time when value of theta 2 is equal to 90 degree. थीटा 1 की वह वैल्यू क्रिटिकल एंगल है जिस समय थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए. यही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो क्रिटिकल एंगल क्या हो सकता है? क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जिस पर थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए. ऐसे समय में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा. अब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा अगर थीटा 1 की वैल्यू को बढ़ाओगे, उस समय कोई भी रेज रिफ्लेक्ट ना होकर के रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स दूसरे मीडियम में ना जाके सेम मीडियम में वापस आ जाएगी. ये इस पॉइंट में दिया है. यहाँ पर पहला मीडियम n1 ग्लास है, दूसरा मीडियम एयर है. ग्लास से एयर n1 से n2 में रेज आ रही थी. पहले रिफ्लेक्शन हुआ, बाद में थीटा 1 को बढ़ाते गए, क्रिटिकल एंगल हुआ, उस समय थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई. एक समय ऐसा आएगा कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा थीटा 1 को बढ़ा दिया. जैसे ही ज़्यादा बढ़ाया उस समय सारी रेस रिफ्लेक्ट हो गई. यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो एट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा सी, the light is totally reflected back into the incidence higher refractive index medium. This is known as total internal reflection. यहाँ भी बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 की वैल्यू जब 90 होगी, उस समय थीटा 1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल होगा. क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ाया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सामने आएगा. यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री और ग्रेटर, द टोटल लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल मटेरियल एंड नो लाइट एंटर्स द न्यू मटेरियल. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि किसी न्यू मटेरियल में कोई लाइट नहीं जाएगी, टोटल लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में वापस आ जाएगी. सो वी कैन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री और ग्रेटर, the total light is reflected back into the original material and no light enters the new material. Snell's law के अकॉर्डिंग n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2 होता है. अगर sin theta 1 sin theta c हो गया तो theta 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगा in case of critical angle. So sin theta c is equal to n2 by n1. So theta c is equal to
साइन इनवर्स n2 बाई n1। ओके, थैंक यू। आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।